हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरजीत चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायनामिक बाइंडिंग इन सी प्लस प्लस, जिसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको कंसेप्ट का सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ लॉजिक और प्रैक्टिकल सी प्लस प्लस कोड एग्जाम्पल मिलेगा। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस कंसेप्ट डायनामिक बाइंडिंग को समझते हैं। तो गाइस, डायनेमिक बाइंडिंग हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझ सकते हैं? तो मेरे पास एक बिल्कुल इजी एग्जांपल है जिससे हमें समझ आ जाएगा कि डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है। मान लो मेरे पास एक रिमोट है जिससे मैं टीवी भी कंट्रोल करता हूँ और उसी रिमोट से मैं एसी भी कंट्रोल करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में कौन सा डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगा ये तो रन टाइम पे पता चलेगा। ठीक है ना? कि मेरे पास एक रिमोट है और इन इस एक रिमोट से मैं दो चीजें कंट्रोल करता हूँ, टीवी को भी और एसी को भी। लेकिन एक्चुअल में कौन सा डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगा जब मैं चलाऊंगा, ये तो तभी पता चलेगा कि टीवी चला है या फिर एसी चला है। ठीक है? तो इसे कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? और इसे डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। तो यार, डायनामिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जब फंक्शन कॉल रन टाइम पे डिसाइड होती है। मतलब कि फंक्शन कॉल रन टाइम पे डिसाइड होती है, ना कि कंपाइल टाइम पे। ये मोस्टली होती है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। एक सिंपल सी बात है, जब फंक्शन कॉल रन टाइम पे डिसाइड होएगी, ठीक है, ना कि कंपाइल टाइम पे नहीं डिसाइड होएगी। डायनामिक बाइंडिंग के अंदर जो फंक्शन कॉल होएगी कब डिसाइड होएगी? रन टाइम पे। ठीक है? और यार ये मोस्टली होती है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। डायनामिक बाइंडिंग के जब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं या कोड लिखते हैं तो हमें वर्चुअल फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है? तो इसका यूज कहाँ होता है? जब बेस क्लास का पॉइंटर या फिर रेफरेंस ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तब वर्चुअल फंक्शन यूज होता है। मतलब कि जब बेस क्लास का पॉइंटर या फिर रेफरेंस ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है तो वर्चुअल फंक्शन यूज होता है। तो एक्चुअल फंक्शन को कॉल टाइम रन टाइम पे डिसाइड होता है। मतलब कि जब एक्चुअल फंक्शन का कॉल रन टाइम पे बाइंड होता है या फिर डिसाइड होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो यार ये होता है डायनामिक बाइंडिंग। सिंपल सी बात है कि जब फंक्शन कॉल होगा, तो जब हमारा फंक्शन कॉल होगा वो रन टाइम पे डिसाइड होगा। ठीक है? तो इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, समझते हैं कि डायनामिक बाइंडिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने डायनामिक बाइंडिंग के कोड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडर फाइल को इंक्लूड करना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है? उसके बाद मैं करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है शेप। ये मेरी कौन सी क्लास है? बेस क्लास। ठीक है? और इसके अंदर पब्लिक मोड ओपन करके यहाँ पर एक वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन बनाना पड़ेगा? एक वर्चुअल फंक्शंस। तो वर्चुअल फंक्शन मैं बताऊंगा क्या काम कर रहा है। पहले हम वर्चुअल्स एंड वॉइड फंक्शन का नाम एरिया। ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सी आउट कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ शेप। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ शेप। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। और इस क्लास को कर देते हैं हम क्लास। एक ड्राई क्लास बनाएंगे क्लास, इसका नाम रखते हैं हम सर्कल। और इनहेरिट कर लेते हैं अपनी पब्लिक बेस क्लास को शेप। ठीक है? पब्लिक मोड ओपन करते हैं और फंक्शन बनाते हैं सेम। अब यहाँ पर हमें सेम फंक्शन लिखना है जो हम बेस क्लास में लिख चुके हैं, एरिया। और यहाँ पर एक ओवरराइड का कीवर्ड, ओवरराइड जो हमारा कीवर्ड है उसका यूज करेंगे। ये मैं सब बताऊंगा कि क्यों यूज कर रहे हैं, हमने वर्चुअल क्यों लिखा है, सेम फंक्शन का क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम अपना कोड को समझते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का तो कुछ मेरे पास कीवर्ड लिख नहीं रहा, तो यहाँ पर सिंपल सा यूज कर सकते हैं। हाँ, हमने पाई तो लिख दिया ना, तो 2। हाँ। ठीक है? तो पाई की वैल्यू आई थिंक
3.14 होती है। और यहाँ पर एंडल और अपनी इस क्लास को भी क्लोज कर देते हैं। अब एक और क्लास बनाते हैं, क्लास जिसका नाम रखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और यहाँ पे भी इनहेरिट करवा लेते हैं शेप को। ये भी क्लास किसको इनहेरिट करेगी? शेप को। दैट मीन्स बेस क्लास को। पब्लिक मोड ओपन करते हैं। वॉइड सेम फंक्शन का यूज करेंगे, वॉइड एरिया। वॉइड एरिया ओवरराइड कीवर्ड। ओवरराइड कीवर्ड। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक चीज गलत लिख दी है, ये नहीं आएगा इससे। ठीक है। ओवरराइड कीवर्ड एंड मैसेज प्रिंट करते हैं। लिखते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एल। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब सारी चीज समझने वाली है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, दैट मीन्स डायनेमिक बाइंडिंग की। तो अपना मेन फंक्शन ओपन करते हैं। मेन फंक्शन हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल बेस क्लास का नाम शेप। ठीक है। ए। ठीक, यहाँ पर हम एस बना लेते हैं, ए रहने दो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाया मैंने, एक बेस क्लास का पॉइंटर बना लिया जो कि एस है। उसके बाद क्या करना है मेरे को, सर्कल। अब जो मेरी ड्राइव क्लास है उन सब का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सर्कल, इसका मैं सी बना लेता हूँ। एंड जो मेरी रेक्टेंगल है इसका मैं स्मॉल आर बना लेता हूँ। ठीक है। तो अब क्या करना है मेरे को, बेस क्लास का जो मेरा पॉइंटर है एस इक्वल टू रेफरेंस सी। ठीक है, रेफरेंस सी एंड एस। तो यार ये चीज बहुत समझने वाली चीज है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको समझना बहुत इजी है, मतलब कि कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर रेफरेंस एस, नहीं सॉरी आर एंड एस अपने एरिया वाले फंक्शन, एरिया फंक्शन को कॉल। ठीक है। तो अब इसको एक भी रन करते हैं, फिर इस सारे प्रोग्राम की वर्किंग समझते हैं लाइन बाय लाइन। सेव कर लिया एंड रन करते हैं। यहाँ पर जी प्लस प्लस डायनामिक बाइंडिंग डॉट सीपीपी। डायनामिक बाइंडिंग डॉट सीपीपी। ओके। यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। तो यहाँ पर देखो, मेरा जो फंक्शन है सिर्फ ड्राइव क्लास के फंक्शन ही कॉल हुए हैं। जो मेरा एरिया ऑफ सर्कल, ये भी मेरी ड्राइव क्लास है, फर्स्ट ड्राइव क्लास है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अ सेकंड ड्राइव क्लास, सिर्फ मेरे यही फंक्शन कॉल हुए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये वाला फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ, ये वाला फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ। तो अब इस प्रोग्राम की पूरी वर्किंग समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है। तो अपने मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, शेप इज द बेस क्लास। मेरी जो शेप है ये कौन सी क्लास है, बेस क्लास है। सर्कल एंड रेक्टेंगल आर ड्राइव क्लास। ठीक है। और जो ओवरराइड कर रहे हैं किसको, एरिया को, एरिया फंक्शन को ओवरराइड कर रही है। जो मेरी सर्कल एंड रेक्टेंगल क्या है, ड्राइव क्लास है। और ये किसको ओवरराइड कर रही है, एरिया को, एरिया फंक्शन को। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, ये क्या है, ये क्या है कि बेस क्लास पॉइंटर है। ठीक है। बेस क्लास पॉइंटर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके इस लाइन का मतलब क्या है, रन टाइम पे डिसाइड का एरिया फंक्शन चलेगा। मतलब कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि एरिया फंक्शन चलेगा। सॉरी, रन टाइम पे डिसाइड नहीं, यहाँ पर लिखा है कि रन टाइम पे हमारा जो सर्कल का फंक्शन है वो चलेगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि रन टाइम पे जो मेरा रेक्टेंगल यानी कि ड्राइव क्लास का फंक्शन है वो चलेगा। ठीक है। समझ आ गया। तो एक बड़ी और समझते हैं इसको, थोड़ा सा डीप में और समझते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, तो अब समझो इस वाले एरो का मतलब।
कि इसका मतलब क्या है, इसका, सॉरी, ए, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर पॉइंटर से ऑब्जेक्ट का मेंबर हमने असेस करना हो तो हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। वैसे इस चीज को हमने, अगर आपने कंस्ट्रक्टर का लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर मैंने इसको भी बताया पड़ा है कि ये किस लिए यूज होता है। यहाँ पर आई थिंक इसे हम क्या कहते हैं, दिस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको हमने एक बार कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करा था, ठीक है, तो वहां पर भी इसका यूज हुआ था। तो ऐसे कुछ था, दिस, तो ठीक है, ये इसे दिस पॉइंटर भी हम कहते हैं। तो समझ आ गया कि ये क्यों हो रहा है कि अगर पॉइंटर से ऑब्जेक्ट मेंबर असेस करना हो, ऑब्जेक्ट का मेंबर असेस करना हो तो इसका यूज करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। तो यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम कि हमने यहाँ पर एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, यहाँ पर अपने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, फिर क्या करा कि बेस क्लास के जो पॉइंटर का उसका यूज करके यहाँ पर हमने इसका अपने जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था उसका एड्रेस दे दिया, ठीक है। फिर उसके बेस क्लास के पॉइंटर को हमने अभी अभी लाइन क्या पढ़ी है कि अगर हमने पॉइंटर से ऑब्जेक्ट मेंबर असेस करना हो, ये मेरा एस क्या है, एक पॉइंटर है, अब हमने ऑब्जेक्ट मेंबर असेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया को कॉल कर दिया। जब हम ऐसे ही हमने यहाँ पर काम करा कि जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है उसका यूज करा, और यहाँ पर किसका रेफरेंस रखा, दैट मीन्स एड्रेस किसका रखा, अपने आर क्लास, दैट मीन्स ड्राइव क्लास का यहाँ पर एड्रेस रख दिया आर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंटर का यूज करके फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरराइड का क्या मतलब है, अब समझ लेते हैं कि ओवरराइड क्यों यूज कर रहे हैं हम। देखो, सी प्लस प्लस में ना, अगर बेस क्लास का वर्चुअल फंक्शन ट्राई क्लास में दोबारा लिखते हैं तो उसको ओवरराइड कहते हैं, जो कि हम कर रहे हैं कि मेरी बेस क्लास का क्या वर्चुअल फंक्शन एरिया है, ठीक है, उसको हम ड्राइव क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम ओवरराइड कहते हैं। तो ओवरराइड कीवर्ड लगाने से पर्पस क्या है, इसका ओवरराइड कीवर्ड लगाने का पर्पस क्या है हमारा। देखो, कंपाइलर को बताना है कि ओवरराइड है, आप कंपाइलर को क्लैरिटी बताती हो कि ये फंक्शन बेस क्लास का वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब कि ये फंक्शन बेस क्लास का वर्चुअल फंक्शन ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। तो यार और सिंपल सी बात और क्या हो सकती है, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से नेम, सिग्नेचर या फिर स्पेलिंग चेंज हो जाए तो हमें क्या मिलती है, वार्निंग मिलती है। अगर आप गलती से फंक्शन का नेम या फिर पैरामीटर गलत लिख देते हो तो ओवरराइड यूज किया हो तो कंपाइलर तुरंत एरर देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ओवरराइड का ये मतलब होता है कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये जो फंक्शन है एक वर्चुअल फंक्शन है बेस क्लास का, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए हमें डायनामिक बाइंडिंग समझनी थी। तो ये सब कुछ कब डिसाइड हो रहा है, रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, ठीक है, इससे डिसाइड कर रहा है कंपाइलर, रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, जब जब फंक्शन कॉल जब जो हमारा जब फंक्शन का कॉल डिसीजन रन टाइम पे डिसाइड डिसाइड होता है, मतलब कि जब फंक्शन कॉल का डिसीजन रन टाइम पे डिसाइड होता है तो बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, मतलब कि बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। और फंक्शन वर्चुअल होता है, ये फंक्शन कौन सा है, वर्चुअल है, तो तभी डायनामिक बाइंडिंग होती है, या उसे तभी हम डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रोग्राम को, लेकिन थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। तो अगर यार आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करो, कमेंट करो, और सब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ यार आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।